Dear student, today I am going to start a unique chapter, reproductive health. Right? So let us start. For the rapid revision, ये ध्यान रखेंगे, ये रैपिड रिविजन है, ये प्रॉपर क्लास वाला नहीं है, उसमें स्टाइल कुछ अलग होगी पढ़ाने की। तो नीट के लिए यदि हम इसको देखें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सबसे पहले तो हमें इसकी डिफिनीशन को ध्यान में रखना पड़ता है। एज पर WHO, क्या है ये? टोटल या कंप्लीट वेल बीइंग, टोटल वेल बीइंग, दैट इज ध्यान रखेंगे फिजिकल इमोशनल बिहेवियरल एंड सोशल in aspect of रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में एक पर्सन के अंदर फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल वेलबींग होना चाहिए। इसको हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे जब रेगुलर क्लासेस पढ़ेंगे, क्या इसका मीनिंग है इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल का रिप्रोडक्शन में। नाउ आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डेटा याद रखने हैं, और डेटा किस चीज का? एक डेटा आपको याद रखना है, फैमिली प्लानिंग। आप पढ़े हैं एनसीईआरटी में कि पहली बात पढ़े कि इंडिया वाज फर्स्ट इन वर्ल्ड, राइट, टू टेक the initiative for the reproductive health, for keeping the family size smaller. It started in 1951। ये डेटा आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपको याद रखना है कि एट प्रेजेंट इसका क्या कंडीशन है। एट प्रेजेंट operated under program named RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम में ये रन कर रहा है। RCH क्या है? ये भी, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। रिप्रोडक्टिव है ये, और CH क्या है? चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट। तो ये भी आपको कंप्लीट नाम याद होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, राइट। इसके बाद आपको याद रखना है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस टेक्निक ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन and finding genetic disorder in developing fetus। अभी प्रेजेंट में इसमें क्या है? एट प्रेजेंट क्या सिनेरियो है? इस पर एक स्टैच्यूअरी बैन लगा हुआ है, बैन, राइट, अंडर
अंडर स्टैट्यूटरी बैन। क्यों क्यों बैन लगा है? बिकॉज misused used for female foeticide, female foeticide जो एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन है, राइट? इसलिए इसको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसीजर, ये इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये प्रोसीजर दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी में। प्रोसीजर है कि एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन आउट फ्रॉम फीटस, ठीक है, जो प्रेग्नेंट मदर है उसके एब्डोमेन से सिरिंज के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को ड्रेन आउट करते हैं। देन एग्जामिन for abnormality the fetal cells and dissolved substances in fluid। जो फ्लूइड में डिजॉल्व सब्सटेंसेज उनको भी, यानी फीटस की सेल्स को, उसके अंदर न्यूक्लियस को, क्रोमोसोम को एग्जामिन किया जाता है, साथ में जो फ्लूइड है उसके अंदर भी देखा जाता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, क्योंकि कुछ जीन कुछ पर्टिकुलर एंजाइम और केमिकल बनाने लगते हैं इन केस ऑफ डिफेक्ट, राइट? इन दोनों से डिटेक्शन और फाइंडिंग of genetic disorders like Down syndrome, sickle cell anemia, हेमोफीलिया, राइट, हेमोफीलिया एक्सेट्रा। ऐसे केस में उस बच्चे को एबॉर्ट किया जाता था और किया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज होने लगा किसके लिए? फीमेल फर्टिसाइड के लिए, इसलिए इस पे स्टेटरी बैन है, राइट। नेक्स्ट आपको पॉइंट याद करना है इसमें रिसर्च को लेकर के, राइट। और रिसर्च में, रिप्रोडक्टिव रिसर्च में एक पॉइंट आपको याद रखना है और वो है फॉर अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, राइट। इसके लिए एक पॉइंट याद रखना है, ये नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर फीमेल। ये फीमेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है और नॉन स्टेरॉयडल है। नेक्स्ट, डेवलप्ड बाय CDRI, ये आपको याद रखना है, CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राइट। ये once a week पिल है, फीमेल को एक ही हफ्ते में एक बार लेना है आफ्टर इनिशियल intake of twice a week
फॉर 2 मंथ, यानी फीमेल 2 महीने तक इसको ट्वाइस लेती है, उसके बाद वंस अ वीक, और लेती रहेंगे हमेशा के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ऐसे प्रेगनेंसी नहीं होता। अब इसका एक्शन क्या, काम ये कैसे करती है? एक्ट्स एज सर्म, SERM, सर्म क्या है? सर्म सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो यूट्रस में एस्ट्रोजन हार्मोन के जो रिसेप्टर उनको ये चेंज कर देता है, मॉड्यूलेट कर देता है, जिससे यूट्रस या एंडोमेट्रियम बिकम अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन, राइट। तो आप कह सकते हैं कि प्रिवेंट्स व्हाट? इम्प्लांटेशन, यानी यूट्रस अनफिट हो गया जिससे इम्प्लांटेशन नहीं होगा, राइट। बट नेवर प्रिवेंट ओवुलेशन। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज्यादा, कि ओवुलेशन नहीं होने देती। नहीं, ओवुलेशन होने देती है, ओवुलेशन को नहीं रुकती, केवल यूट्रस को ये अनफिट करती है, राइट। तो इतने पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, राइट। इसके अंदर जो केमिकल है सेंट क्रोमैन, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, राइट। इसके बाद कुछ डेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन या पॉपुलेशन ग्रोथ से लेकर के है, उस डेटा को यहां आपको याद रखना है, राइट। डेटा रिलेटेड टू पॉपुलेशन, क्या है वो डेटा? उसमें है कि ईयर दिया है, ईयर, और वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, नंबर, राइट। ईयर दिया है 1900, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में थी 2 बिलियन, फिर दिया है कि 2000 में ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है ये रैपिडली ग्रो की और 6 बिलियन हो गई, 6 बिलियन रैपिड पॉपुलेशन की ग्रोथ। 2011 में वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ हो करके और ये 7.2 बिलियन हो गई है, 7.2 बिलियंस, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देन आगे दिया है इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में, राइट। इंडिया की, अब आएगा इंडियन पॉपुलेशन। ये दिया है ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो थी 350 मिलियन, राइट। ये 2000 में, ड्यूरिंग 2000 ग्रो करके हो गई 1 बिलियन, और 2011 में ये ग्रो करके हो गई 1.2 बिलियन, राइट। तो ये आपको डेटा यहां से ये कैरी करना है। आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग 2000 आप देखिए टोटल जो 6 बिलियन की पॉपुलेशन है उनमें से 1 बिलियन इंडियंस है, यानी हर 6 पर्सन पूरे वर्ल्ड में इंडियन है, 6%, राइट। आगे इसमें अब जो मेन पॉइंट है वो ये है कि व्हाट इज कॉज या रीजन बिहाइंड दिस रैपिड ग्रोथ, रीजन बिहाइंड रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके पीछे क्या रीजन है? रीजन बर्थ रेट नहीं है। आप देखेंगे बर्थ रेट उस समय जितना था लगभग
इस समय भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो है वो था कि डिक्रीज इन MMR, मेन, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, रैपिड डिक्रीज इन IMR, infant mortality rate. Next, increase in members of reproductive age, राइट। स्टार्टिंग में बर्थ रेट हाई थी तो डेथ रेट भी हाई थी, पॉपुलेशन एक स्टेबल चल रही थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद बर्थ रेट वही रही और डेथ रेट क्या हो गई, डिक्लाइन कर गई। तो इसलिए क्या हो गया, ये बूट कर गया, बहुत फास्ट हो गया। आज प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा एजुकेशन हुआ, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव आई कि हम दो हमारे दो, छोटी फैमिली रखिए, तो बहुत से लोग सिंगल बेबी नॉर्म भी ऑप्ट करने लगे और पॉपुलेशन अब थोड़ी कम है, स्टेबल हुई है, ग्रोथ इसकी स्टेबल है। एज पर 2011 सेंसस जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एनसीईआरटी ने दिया है कि वो है लेस देन 2%। 2% का मतलब होता है कि 20 पीपल इंक्रीज हो रहे हैं पर 1000 पीपल पर ईयर। हर 1000 लोगों पे 20 लोग हर साल ऐड ऑन हो रहे हैं, राइट। देन इसके बाद इस चैप्टर में आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मेथड्स, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से, राइट, या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो सबसे पहले जो टर्म आता है कॉन्ट्रासेप्शन means the method which prevent pregnancy, राइट, कि वो मेथड जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाती है। अब इसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस के एनसीईआरटी में दिया है फीचर्स क्या होने चाहिए, फीचर्स में है नूरी, डोंट इंटरफियर, नूरी डोंट इंटरफियर की निमोनिक्स है, इसे आप याद कर सकते हैं। यहां पर है एंड से नो साइड इफेक्ट और लिस्ट बहुत कम साइड इफेक्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होना चाहिए उसका बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं। फिर है यूजर फ्रेंडली, राइट, कि उसमें सेल्फ उस डिवाइस को वो कपल यूज कर पाए। देन रिवर्सिबिलिटी, ये सबसे यूनिक इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जब तक कपल चाहे कि उनको कंसीव नहीं करना है
तब तक यूज कर रहे हैं, जब चाहें कि कंसीव करना है तो डिवाइस या मेथड का यूज करना बंद कर दिया और फिर प्रेगनेंसी हो जाए। यदि ऐसा किसी डिवाइस में है कि नहीं, बंद कर दिया अब फिर भी प्रेगनेंसी उसके इफेक्ट से नहीं हो रही है, तो वो एक गुड कंट्रासेप्टिव डिवाइस नहीं है, नॉट अ गुड और आइडियल कंट्रासेप्टिव डिवाइस। देन इफिशियंसी, यानी उसका फेलियर रेट बहुत कम होना चाहिए, राइट, और इजिली अवेलेबिलिटी उसकी इजी होनी चाहिए। और लास्ट, डोंट इंटरफियर विथ सेक्सुअल एक्ट। जो कपल का सेक्सुअल एक्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम उसके थ्रू नहीं आना चाहिए। सेक्सुअल डिजायर, ऐसा ना हो कि डिवाइस लगा लिया, पहले सेक्सुअल डिजायर था, डिवाइस यूज किया, सेक्सुअल डिजायर खत्म, बैटरी डिस्चार्ज, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल ड्राइव, ऐसा ना हो कि यूज करने से डिवाइस सेक्सुअल एक्ट में तुरंत ही वो डिस्चार्ज हो जाए और उसकी जो डिजायर है वो खत्म हो जाए। यानी जो नॉर्मल ड्राइव होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो मेंटेन रहना चाहिए, राइट। अब डिस्कस करते हैं कुछ मेथड को, कॉन्ट्रासेप्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। एनसीईआरटी ने इनको कैटेगराइज कर दिया है। एक कर दिया है नेचुरल मेथड, दूसरा लिख दिया है बैरियर मेथड, फिर इंजेक्टेबल IUDs, पहले IUDs कर लेते हैं, IUDs, इंजेक्टेबल implants and सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन मेथड और टर्मिनल मेथड और एक थोड़ा सा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव भी बताया है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, राइट। नेचुरल मेथड में इसमें किसी डिवाइस को यूज नहीं किया जाता है, बॉडी की जो नेचुरल रिदम है उसको ऑप्ट किया जाता है, और जिसमें एक्स और ओवा की जो फिजिकल मीटिंग है उसको अवॉइड किया जाता है। एक्स और ओवा और स्पर्म की फिजिकल मीटिंग को क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। यदि स्पर्म यानी गैमिट्स आपस में फ्यूज नहीं होंगे तो फिर जाइगोट बनेगा ही नहीं, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। इस नेचुरल मेथड में एक है एब्स्टिनेंस, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस, यानी टू अवॉइड हाई फर्टाइल पीरियड और ओवुलेटरी पीरियड। आप जानते हैं कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेंसेस के डे 10 से डे 17 के बीच ओवा रिलीज होने की चांस सबसे ज्यादा होती है और ओवा की फर्टिलाइजेशन
कैपेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए इन डेज को सेक्सुअल क्वाइटस से अवॉइड करना है, राइट। तो डे 10 टू डे 17, और फिर इस तरह से उस पीरियड में इंसेमिनेशन होगा ही नहीं, तो ये एग्स फर्टिलाइज नहीं होंगे और फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। नेक्स्ट जो है इसमें वो है, हाँ, इस सेक्सुअल एब्सटिनेंस को सेफ पीरियड मेथड भी कहते हैं, राइट, या कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट है विथड्रॉल मेथड, विथड्रॉल मेथड, और इसे हम क्वाइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। इस मेथड में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, विच प्रिवेंट इंसेमिनेशन। जब इंसेमिनेशन होगा ही नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। मेल पार्टनर विड्रॉ पेनिस just before ejaculation, preventing insemination, right? और लास्ट है लैक्टेशनल लैक्टेशनल एमिनोरिया। चाइल्ड बर्थ के बाद जो इंटेंसली जो लैक्टेटिंग मेम्ब्रेन है और जो वो कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है उनको मेंसेस नहीं होता, राइट, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है हाई ब्लड में। अब प्रोलैक्टिन हाई होने से वो गोनेडोट्रोपिन की एक्टिविटी को बंद कर देता है, एफएसएच नहीं निकलेंगे, तो इस तरह से फॉलिकल स्टिमुलेट नहीं होगी और ओवेरियन जो एक्टिविटी है वो बंद रहेगी। जब बंद रहेगी तो मेंसेस होगा ही नहीं, और जब मेंसेस नहीं होगा तो फिर ओवेरियन एक्टिविटी बंद है, तो इसका मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी यदि क्वाइटस किया जाए तो। लेकिन ये अप टू 6 मंथ, राइट, इसकी लिमिटेशन है 6 मंथ तक, राइट, एमिनोरिया होता है। लेकिन एनसीईआरटी फिर लिखती है कि ये जो नेचुरल मेथड है, ऑल्दो इनमें किसी भी तरह का कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका फेलियर रेट हाई होता है। तो फेलियर रेट इज हाई इन नेचुरल मेथड, ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आ गया बैरियर। बैरियर्स अगेन क्या करते हैं, प्रिवेंट व्हाट, फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवा, अगेन यानी गैमिट्स, ये भी रोक देते हैं, राइट, और इससे जाइगोट नहीं बनेगा। तो ये डिवाइसेस होती हैं, बैरियर्स होती हैं जो रोकती हैं। अब इनमें जो इसका एग्जाम्पल है, एक है कंडोम्स। ये थिन रबर और लेटेक्स शीट होती है। मेल covers his penis
फीमेल wear in vagina to cover cervix अब इसमें यह है कि मस्ट बी वेयर बिफोर क्वाइटस राइट, बिफोर क्वाइटस के बाद नहीं, बिफोर क्वाइटस। इट कलेक्ट्स सीमेन तो ये सीमेन को कलेक्ट कर लेता है और उनकी एंट्री को रोक देता है एंड प्रिवेंट एंट्री इन सर्विक्स में नहीं जाने देगा और इस तरह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि ये डिस्पोजेबल होते हैं, डिस्पोजेबल सिंगल यूज वाले होते हैं, राइट, रीयूजेबल नहीं होते। एक एनसीईआरटी लिखती है इसमें कि इसका एक एडिशनल बेनिफिट है, राइट, और वो बेनिफिट क्या है? जो एडिशनल बेनिफिट है, द एडिशनल बेनिफिट कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, बताइए किससे बचाता है? एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इसलिए इसका यूजेस रिसेंट डेज में काफी ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट जो है वो है डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्ट्स, राइट। ये रबर की छोटी सी डिवाइस होती है, राइट। रबर devices fitted in vagina to cover cervix, ये वेजाइना में फिट कर दी जाती है जो सर्विक्स को कवर कर लेंगी। अगेन इंसेमिनेशन होगा तो सीमेन सर्विक्स में नहीं जा पाएगा। prevent entry of sperms in cervix, hence prevent pregnancy। हाँ, ये रीयूजेबल होते हैं, ये रीयूजेबल, राइट, इसको वॉश करके फिर दोबारा इसको यूज किया जा सकता है। बट इसमें भी फेलियर ज्यादा होती है, फेलियर रेट ज्यादा होती है, क्योंकि वेजाइना में सर्विक्स में कुछ स्पर्म चिपके हुए रहते हैं जो बाद में फिर ट्रेवल कर जाते हैं इसको निकाल देने के बाद। तो इसके लिए एनसीईआरटी लिखती है कि इसमें इसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए केमिकल स्पर्मिसाइडल यूज करते हैं टू increase what efficiency of such barriers chemical spermicidal jellies, क्रीम और फोम और यूज्ड अलोंग इट। तो जो जेली और क्रीम होंगी उसके अंदर स्पर्म को किल करने वाली, ठीक है, ड्रग्स होती है और जो उसको किल कर देती है और इफिशियंसी इससे बढ़ जाती है, तो प्रेगनेंसी की चांसेस नलीफाई हो जाती है, राइट। उन क्रीम्स जेली उसके अंदर कौन कौन से केमिकल हैं अभी जरूरी नहीं है, उसको डिटेल
बाद में पढ़ेंगे रेगुलर क्लासेस में। नेक्स्ट आता है इसमें IUDs, इसके नाम से क्लियर है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इसके लिए है कि ये फिटेड इनसाइड यूट्रस, लेकिन सेल्फ नहीं हो पाएगा। देयर इज नीड ऑफ, ठीक है, मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर या नर्स होना चाहिए उसको फिट करने के लिए, राइट। गुड मेथड फॉर spacing the children, ये एक बेबी हो गया, उसके बाद दूसरी बेबी 2-3 साल बाद करनी है, तो इस डिवाइस को फीमेल के अंदर फिट कर दिया यूट्रस में, राइट, और फिर इसको 2 साल बाद निकाल लिया, नेक्स्ट बेबी के लिए प्लानिंग कर ली। तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा ये मेथड है। और one of the most favorable contraceptive method in Indian female, राइट। अब जो ये आईओडी है इसके टाइप्स दिया हुआ है एनसीईआरटी में, टाइप्स, राइट। टाइप्स में एक दिया है कि नॉन मेडिकेटेड, मतलब इस पे कोई मेडिसिन या कोई केमिकल नहीं लगा हुआ। एग्जाम्पल लिप्स लूप। काम कैसे करता है, जो भी आईयूडी है, ये सारी आईयूडी का जो वर्किंग है, एक कॉमन जो सारे में वर्किंग है, ये यूट्रस के अंदर स्पर्म की फैगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। यूट्रस में ढेर सारी फैगोसाइट्स होती हैं जो टेढ़े मेढ़े और थोड़ा वीक जो स्पर्म है जो यूट्रस की वॉल पे चिपके, उनको जो वो फैगोसाइटोसिस कर लेती है। तो ये इनकी जो वर्किंग है क्या करेगा, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स इन यूट्रस, राइट। तो उस पर ये काम करेगी। जो मेडिकेटेड हैं, मेडिकेटेड, उनमें एडिशनल स्पर्म को रोकने के लिए एडिशनल मेथड आ जाते हैं। और ये मेडिकेटेड दो तरह की होती है, एक है कॉपर आयन रिलीजिंग और दूसरी है हार्मोन रिलीजिंग। जो कॉपर आयन रिलीजिंग है, इसमें एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375, राइट। वास्तव में ये जो डिवाइसेस हैं ये कॉपर रिलीज करती है, राइट। ये ऑल क्या रिलीज करेगी, रिलीज कॉपर। और ये कॉपर क्या करता है, ये स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है और उसके फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी को भी डाउन कर देता है। तो कॉपर डिक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी एंड
फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी, राइट। जो हार्मोनल आईओडी है इसमें भी दो एग्जांपल है, एक है प्रोजेस्टाजर्ट और दूसरा है LNG-20। वास्तव में ये डिवाइस सिंथेटिक प्रोजेस्टान सिक्रीट करती है, राइट। ये लेबोनॉर्जेस्ट्रल प्रोजेस्टान का नाम है, राइट, उसी डिवाइस का नाम रख दिया है। तो ये क्या करेंगे कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इसमें, प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करेगा कि जो सर्विकल म्यूकस है उसको थिक कर देता है, तो स्पर्म ऊपर असेंड नहीं हो पाते, यानी सर्विक्स होस्टाइल हो जाता है। मेक द सर्विक्स होस्टाइल फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए होस्टाइल हो जाएगा। थिक म्यूकस, थिक सर्विकल म्यूकस, राइट। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, OCP, ये might be, can be only progesterone or combination of progesterone and एस्ट्रोजन। इनको हम कंबाइंड पिल कहते हैं, राइट, और इसको मिनी पिल और POP, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, राइट। ये पिल्स करती क्या है, इनका जो एक्शन क्या है, एक्शन, मोड ऑफ एक्शन, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है, ये ओवुलेशन नहीं होने देती, प्रिवेंट ओवुलेशन, राइट। ये यूट्रस को अनफिट, यूट्रस प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाता, एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं कर पाता, अनफिट फॉर द इम्प्लांटेशन, मींस प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, ये इम्प्लांटेशन को भी रोकती है, राइट। अनफिट यूट्रस, राइट, अनफिट यूट्रस। देन ये जो सर्विकल म्यूकस है उसको बढ़ा देंगे तो स्पर्म ऊपर नहीं जाएगा। मेक द सर्विकल म्यूकस थिक, ठीक है, होस्टाइल फॉर स्पर्म्स, राइट। तो इस तरह से ये प्रेगनेंसी नहीं होने देंगे, राइट। इसमें दिया है कि फीमेल मस्ट टेक 21 पिल पर मंथ, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। ये 21 पिल कब से स्टार्ट होगा, स्टार्टेड फ्रॉम डे 5 ऑफ मेंसेस, जो मेंस्ट्रुएशन हुआ उसके डे 5 से, ठीक है, स्टार्ट होगा और फिर 21 पिल चलेगा, फिर रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट विथ ब्रेक
ऑफ 7 days, राइट। 7 days का ब्रेक लगेगा, उसके बाद फिर से ये रीस्टार्ट हो जाएगा, राइट। देन आते हैं इंजेक्टेबल। ये इंजेक्शन होती है, हार्मोन की इंजेक्शन होती है, ठीक है। डीएमपी है, डिम्पा, राइट। और नेटेन, पेंसेटिन ने लिखा नहीं है। या कुछ डिवाइस होती है, इम्प्लांट जिसको कहते हैं, स्किन के अंदर ग्राफ्ट की जाती है। इम्प्लांट में 2 नाम दिया है, एक है नॉर प्लांट और एक है इम्प्ला नॉन। ये सभी डिवाइसेस, राइट, ये प्रोजेस्टेरॉन की बियर करती हैं, रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन इन फीमेल ब्लड, राइट। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब फीमेल ब्लड में ज्यादा होगा तो मोड ऑफ एक्शन वही होगा कि प्रोजेस्टेरॉन जाकर के पिट्यूटरी को रोक देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। एफएसएच एलएच वहां से नहीं आएगा, और जब नहीं आएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ओवुलेशन नहीं होगा, राइट। मींस प्रिवेंट ओवुलेशन, ओवुलेशन, डिक्रीज secretion and movement of fallopian tube जो स्पर्म को ये सपोर्ट करती है, मूव करने में नहीं करेगी, ठीक है। यूट्रस बिकम अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन, और अगेन मेक सर्विकल म्यूकस थिक। काम वैसे करेगी जैसे पिल्स कर रही है, बिल्कुल सेम वही, क्योंकि वही हार्मोन ब्लड में फिर बढ़ेगा, पिल्स से भी तो हार्मोन बढ़ता ही है, राइट। तो काम वही है, और फिर इस तरह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। जो सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड, इसको स्टेरलाइजेशन कहते हैं, स्टेरलाइजेशन या टर्मिनल, क्योंकि ये लास्ट है। इसमें जो रिवर्सिबिलिटी है, बिलिटी इज वेरी पुअर, वेरी पुअर, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है। और फीमेल के लिए आप जानते हैं इसमें भी क्या होता है कि जो इसका मेथड है, वर्किंग मेथड क्या है कि ये भी प्रिवेंट करता है, क्या, प्रिवेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट in reproductive tract, preventing physical meeting of gametes। इसमें भी गैमेट्स आपस में मिल नहीं पाते, मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं मिल पाएंगे, राइट। ओवा एंड स्पर्म की मीटिंग नहीं हो पाएगी। इसके लिए फीमेल में आप जानते हैं ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल, डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें फीमेल की दोनों फैलोपियन ट्यूब को पार्ट थोड़ा सा कट के निकाल दिया जाता है, या उसको काट करके टाइलिगेट कर दिया जाता है, राइट। और ये एब्डोमेन के थ्रू भी हो सकता है सिजेरियन, या वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है। मेल में इसे वेसक
टॉमी कहते हैं, वेसक्टोमी फॉर मेल। और इसमें मेल के जो वास्ट डिफरेंसेस है, दोनों वास्ट डिफरेंसेस स्क्रोटम पर से कट लगा करके थोड़ा सा वास्ट डिफरेंसेस के पार्ट को बाहर निकाल देते हैं या उसको फिर से टाई कर देते हैं। ऐसे मेल में कई बार क्वेश्चन आता है, ऐसे मेल में सीमेन तो डिस्चार्ज होगा जिसको वेसेक्टोमी, बट उसमें स्पर्म नहीं रहेंगे। सीमेन कहां से आएगा? जो फ्लूइड बनेगा सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन से, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन से, कॉर्पस ग्लैंड के सिक्रीशन से तो डिस्चार्ज होगा, इजैकुलेशन होगा, बट विदाउट स्पर्म, राइट। देन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इसमें एनसीईआरटी लिखती है कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव या अब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेज और कपल ने क्वाइटस कर लिया, इंसेमिनेशन हो गया और वो चाहते हैं आगे प्रेगनेंसी ना हो, दे वांट टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, या और इन केस ऑफ रेप, राइट। तो ऐसे में यदि प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन और आईयूडी, ठीक है, आईयूडी इम्प्लांटेशन यानी प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशन ओरली, ठीक है, या आईयूडी लगा दिया विदिन 72 आवर्स, राइट, टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब हम पढ़ेंगे एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंटेंशनल एबॉर्शन बिफोर फुल टर्म, मेडिकल termination of pregnancy. It is intentional or voluntary abortion before full term, right? इसके लिए आपको कुछ डेटा याद रखना है। इसका जो नंबर है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो है 45 to 50 मिलियन पर ईयर्स ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड। जो ये जो नंबर है ये 1/5 होती है ऑफ टोटल प्रेगनेंसीज पर ईयर ग्लोबली। इन इंडिया legalized, MTP legalized हुई by MTP Act 1971। ये एक्ट ढेर सारे प्रोविजन रखता है कि जिससे इसका मिस यूज ना होने पाए। कंडीशन है कि किस कंडीशन में ये MTP होगा, एंड डन बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि MTP is safe for 12-week pregnancies means during first trimester। फिर लिखते हैं कि MTP is more risker for 24 week, right?
यानी ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में इसमें अमेंडेंट किया, MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसमें क्या आया, अमेंडेंट क्या आया, सुधार क्या आया, इसमें आया कि इफ देयर इज 12 वीक, राइट, pregnancy, it can be done by opinion of single registered medical practitioner। और यदि ये if more than 12 week and less than 24 week, opinion of 2 RMP is required। और इसमें, इस ओपिनियन में दो चीजें बस कंसीडर की गई हैं। ये नहीं कि वो कपल कह रहा है कि नहीं अब हमको नहीं इच्छा है हमें बच्चा पैदा करने की, तो वो उसको जो है कह दे, वो पहले वाले में हो जाएगा। दूसरे वाले में केवल दो चीजें कि यदि उस बेबी से मदर की किसी भी तरह से हेल्थ को या लाइफ को डेंजर है तो उसे एबॉर्ट किया जाएगा, MTP की जाएगी, या प्रेगनेंसी को कैरी करने में बच्चा जो है उसको किसी तरह की हेल्थ इशू फ्यूचर में आने वाली है, राइट, या उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है या उसमें कोई डिफॉर्मिटी दिख रही है, तो इस तरह से उसको एबॉर्ट किया जाएगा। तो केवल यहां दो ही कंडीशन है, राइट, कि इशू मदर हेल्थ इशू और डेवलपिंग फीटल हेल्थ इशू, ये ध्यान में रखेंगे। देन आता है इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ डिजीजेज होती हैं जो सेक्सुअल प्रैक्टिस यानी क्वाइटस के समय एक पर्सन यदि कोई इसमें से पार्टनर इन्फेक्टेड है तो दूसरे पार्टनर को भी ट्रांसफर हो जाती हैं। इनको विनेरियल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, राइट। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में थोड़ा सा फर्क है, यानी कुछ डिजीजेज ऐसे होती हैं कि जो सेक्स ऑर्गन को ही इन्फेक्ट करेंगी और एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलेंगी, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि सेक्स के थ्रू एक पार्टनर से दूसरे में फैलेंगी लेकिन सेक्स ऑर्गन को इन्फेक्ट नहीं करती, जैसे HIV है, हेपेटाइटिस B है, राइट। तो ये STD हैं बट RTI नहीं है, लेकिन जितनी भी RTI होती हैं सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, डिजीज होती हैं, राइट। अब यहां दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ RTI, राइट, आर कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डायग्नोज इन अर्ली कंडीशन। ध्यान में रखेंगे, एक्सेप्ट 3 हैं, हर्पिस, राइट, HIV और हेपेटाइटिस B। ये जो वायरल डिजीजेज हैं ये परफेक्टली क्योर नहीं हो पाती है, रेस्ट जो है क्योर हो जाती है, ठीक है। अब इनका दिया है कि इन सारी डिजीज में, सारे इन्फेक्शन में जो सिम्टम होते हैं, अर्ली सिम्टम ऑलमोस्ट सब में कॉमन ही एक जैसे ही होते हैं। अर्ली सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स में फ्लूइड
डिस्चार्ज आता है फ्रॉम जेनाइटल, स्लाइट पेन है, स्वेलिंग रहेगा जेनाइटल में, राइट, और इचिंग होगी, इचिंग। कुछ फीमेल एसिम्प्टोमेटिक होती है कि इन्फेक्शन है लेकिन कोई सिम्टम नहीं आता है, और इस तरह से वो या बहुत मामूली सिम्टम आ रहा है इग्नोर करती हैं, बाद में चल के वो जब एडवांस लेवल में पहुंचता है तो काफी डेंजरस हो जाता है, राइट। जो प्रोग्रेसिव और एडवांस सिम्टम है एसटीडी के लिए, उनमें आता है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज। ये ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम है जो पेल्विक रीजन में फीमेल को होता है, जिसमें पेल्विक सोरनेस, पेन, ये सारी चीजें आती हैं। डिस्चार्ज, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो गया, राइट, इवन इनफर्टिलिटी, राइट। तो ये एडवांस स्टेजेस में आ जाते हैं। अब यहां कुछ डिजीजेस का लिस्ट दिया हुआ है और इनमें गोनोरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया, जेनाइटल हर्पिस, जेनाइटल वार्ट्स, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस और HIV लीडिंग एड्स, राइट। ये डिजीजेज है। गोनेरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया, ये बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, राइट। निशेरिया गुनेरी से होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। ये ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है सिफिलिस, ये कैलमेडिया बैक्टीरिया से होता है, कैलमेडिया से होता है। जो जेनाइटल हर्पिस है, ये हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 से होता है। जेनाइटल वार्ड्स है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, राइट। ह्यूमन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वी वायरस से होता है। ट्राइकोमोनिया, ये प्रोटोजोवन है, प्रोटोजोआ है, ट्राइकोमोनास उससे होता है, प्रोटोजोवन है। और HIV एड्स HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है, राइट। इसमें अर्ली डिटेक्शन से सारे क्यूरेबल हैं एक्सेप्ट ये, राइट, ठीक है। ये क्यूरेबल नहीं है, ये नॉट क्यूरेबल, ये ध्यान रखेंगे, और सारे क्यूरेबल हैं इफ अर्ली डायग्नोज। एक दिया है कि जो वेनरेबल एज ग्रुप है, एज ग्रुप, राइट, वो है 15 टू 24 ईयर्स। इस ईयर में जो यूथ है वो, जो ये पैरामीटर्स हैं कि जिससे डिजीजेज को अवॉइड कर सकते हैं, यानी यूज ऑफ कंडोम एंड अवॉइडिंग द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, अननोन पार्टनर, तो ये सब ये इग्नोर कर देते हैं और इसलिए इनमें ये डिजीजेस अक्सर हो जाती हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। और लास्ट इसमें आता है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी,
इनफर्टिलिटी यानी इनकेपेबिलिटी टू जनरेट और कंसीव, ठीक है, बेबी आफ्टर रेगुलर अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस फॉर 1 to 2 years, राइट। तो ये इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी का जो रीजन है, रीजन, राइट, ये फिजिकल हो सकता है, ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, ये इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, ये ड्रग्स एब्यूजेस से हो सकती है, ठीक है, ये प्रोलॉन्ग्ड डिजीजेस से हो सकती है, रिप्रोडक्टिव डिजीजेस हैं उससे हो सकती है, राइट। और ये, ठीक है, तो ये इसके रीजन हो सकते हैं, राइट। अब इसके लिए जो इनफर्टाइल कपल है तो उनको असिस्ट किया जाता है। यदि नॉर्मल काउंसलिंग और उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो ठीक है, नहीं तो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, राइट। इसमें, इस टेक्नोलॉजी में दिया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का हेल्प लिया जाता है। व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं कि ओवा कहां से, फ्रॉम वाइफ और डोनर से ओवा कलेक्ट कर लिया, प्लस स्पर्म अगेन फ्रॉम हस्बैंड और डोनर, राइट, collected outside of the body, side of body, and stimulated to stimulated for fusion to form zygote in न्यूट्रिशनल मीडिया लाइक द इनसाइड बॉडी, राइट। तो ये बाहर जाइगोट बना लिया गया, राइट, या एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को जो नीडी फीमेल है उनमें ट्रांसफर किया जाता है, राइट। अब आप देखिए, यदि स्टेराइल या इनफर्टाइल कपल है और उसके अंदर यदि ये जो एम्ब्रियो है अप टू 8 सेल ये डिवाइड हुआ, ये जाइगोट है, तो डायरेक्ट जाइगोट कभी नहीं ट्रांसफर किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल की है, राइट, या और डिवाइड कर गया तो 16 सेल हो जाएगा। ये डिवाइड कर गया फिर कितना हो गया, ये 16 सेल, 16 सेल। तो यदि 8 सेल तक है तो ट्रांसफर इन fallopian tube of needy female, जिस फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसके फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, एंड इट कॉल्ड जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, चिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, राइट। लेकिन यदि ये डिवाइड करके कितना हो गया, 16 सेल, मोर देन 16 सेल, सॉरी 8 सेल, मोर देन 8 सेल,
देन इसको यूट्रस में ही ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर इन यूट्रस and called as intrauterine transfer, intrauterine transfer, राइट। और फिर आगे इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी हो गई। तो एक मेथड ये है। एक और मेथड दिया कि यदि फीमेल जो कपल है उसमें फीमेल को ओवुलेशन नहीं हो रहा है बट यूट्रस इज फिट, इफ female fail to release egg या ova but having what healthy uterus, तो उसके अंदर जो मेथड ऑप्ट किया जाता है उसे बोलते हैं गिफ्ट। ऐसे में क्या करते हैं कि ओवा फ्रॉम डोनर ट्रांसफर इन fallopian tube of needy female followed by insemination, right, leading in vivo fertilization। ऐसे में फीमेल के बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा एंड मेथड इज कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट गैमीट इंट्राफैल। कौन सा गैमीट ट्रांसफर किया गया? ओवम, एग, किसी ही डोनर का लेकर के रेसिपिएंट फीमेल के अंदर, राइट। और लास्ट दिया है कि कुछ कपल होते हैं, कपल इन मेल suffering from impotency or penile erection dysfunction, or very low sperm count, मीन्स ऑलिगोस्पर्मिया। तो ऐसे केस में स्पर्म्स या सीमेन collected from husband और डोनर लेकर के और आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ फीमेल, राइट, कॉल्ड artificial insemination, इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। जैसे अगेन
उसके बॉडी के अंदर ही इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा और प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन एक और पॉइंट दिया है कि इफ सीमेन डायरेक्टली ट्रांसफर इन uterus, so then it is called intrauterine insemination, राइट। और लास्ट लिखा है कि जाइगोट बनाने की बाहर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एक और टेक्निक है कि जिसमें यदि स्पर्म नहीं फर्टिलाइज कर रहा है बाहर किसको, एग को, तो स्पर्म को डायरेक्ट ओवम के अंदर इंजेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैन बी डन बाय डायरेक्ट इंजेक्शन of sperm inside ovum, इसको कहते हैं called intracytoplasmic sperm injection, it is called intracytoplasmic sperm injection। तो ये पॉइंट्स जो है दिया है इनफर्टिलिटी से। आगे लिखा है कि बहुत से ऐसे कपल हैं, क्योंकि ये कॉस्टली है, तो बहुत से ऐसे कपल हैं जो इतने कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते। तो इंडिया में बहुत ढेर सारे ऑर्फन और डेस्टिट्यूटेड चिल्ड्रेन हैं जिनको लीगली ऑप्ट करके पेरेंटहुड को एंजॉय किया जा सकता है, राइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा और नीट में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। ऑलमोस्ट मैंने सारा पार्ट कवर कर लिया। इसी तरह वीडियो को देखिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए सब्सक्राइब करने के लिए। मेरे को भी हेल्प कर दीजिए। थैंक यू।